है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मतलब आप वो सारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको इवेलुएट, डिटर्मिनेंट को इवेलुएट किए बगैर, वो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टार्ट में डिफाइन की गई है उसके बगैर आप जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस फार्मूले से बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। इसकी आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब इसका ट्रेस देखें तो 1 और 4 इसका सम आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना बने यहाँ पे 5, डायगोनल एंट्रीज का सम, और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले और माइनस कर ले 3 टाइम्स 2, तो ये आपके पास -2 बन जाता है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -2 होगा। लो जी, ये आपके पास डायरेक्ट ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कोई भी आपने डिटर्मिनेंट वगैरह इवेलुएट उसमें नहीं किया। इसी तरह सेकंड थ्योरम आपके पास है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला है वो आपके पास ये होगा। ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल A11, कैपिटल A22 और प्लस कैपिटल A33 ये कोफैक्टर्स होते हैं। और कोफैक्टर्स को डिफाइन करने का तरीका आपको आता ही होगा। 3 by 3 मैट्रिक्स के अंदर जो कोफैक्टर हम डिफाइन करते हैं उसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो भी आप छोड़ देते हैं और फर्स्ट कॉलम भी आप उसमें स्किप कर देते हैं, तो बाकी आपके पास जो बचता है A22 आ जाता है उसमें, और A23 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे आपके पास A23 आएगा और A33 आ जाता है। इस डिटर्मिनेंट को लेते हैं आप, और स्टार्ट में आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। तो इसी तरीके से आप A22 को फैक्टर्स वो भी सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3 by 3 मैट्रिसेस। जी नेक्स्ट आपके पास थर्ड थ्योरम है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n/n सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। उसका रैंक जो है वो आर है। देन एटलीस्ट n-r आइगन वैल्यूज आर 0। ठीक है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 by 3 मैट्रिक्स के अंदर जो रैंक है वो आपके पास आ जाता है 2। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर n-r कर ले 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो कम से कम एक उसकी जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो टोटल होंगी 3। उनमें से कम एक तो लाजमी तौर पे 0 होगी। उन तीनों में से एक जो है वो लाजमी तौर पे 0 होगी। इसका ये मतलब बनता है। थ्योरम नंबर 4 है कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकाला था वो आपके पास था 1 और -1, और आइगन वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने आइगन वेक्टर निकाला था वो था आपके पास 1 और -2। अब इन दोनों को आप चेक करें, ये दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं जब उनमें से कोई एक जो वेक्टर है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। तो इनमें से कोई भी आप देख ले वेक्टर, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर जो है वो नहीं बनता। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल नहीं है। तो इट मींस दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दीज आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट।
जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 5 है, लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन k lambda is eigen value of ka। मतलब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आपने निकाली थी लैम्डा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लैम्डा की वैल्यू 2 फाइंड आउट की थी, जो स्टार्ट में मैट्रिक्स मैंने ए लिखवाया था। अब मैं आपको ये कहता हूं कि आप 3a की आइगन वैल्यू निकालें, तो इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कौन कौन सी थी, 2 और 3। तो 3a मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो 6 और 9 आ जाएंगी विदाउट कंप्यूटिंग। ये आप इस थ्योरम की मदद से ये बात बता सकते हैं। इसी तरह आइगन वैल्यूज ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये भी हमारे पास एक शॉर्टकट तरीकाकार है, जो डायगोनल मैट्रिसेस हो या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर हो या लोअर हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल स्टार्ट में की जिसमें मैंने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसीलिए ली थी आसानी के लिए। मिसाल के तौर पर अगेन हम उस एग्जांपल को देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 है, 3 है और ये 4 है, और ये मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे -5 ले लेते हैं हम, और इसको 3 ले लेते हैं, तो ये 0 और 0 और 1 है। अब ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के बिलो जो एंट्रीज है वो सारी की सारी 0 है। तो अब आप इसको कैलकुलेशन ना करें, कोई कंप्यूटेशन इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक आइगन वैल्यू निकलेगी 2, मतलब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी। इसी तरह सेकंड इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी -5। कैलकुलेट करके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसकी यही आइगन वैल्यूज निकल आएंगी। इसी तरह थर्ड आइगन वैल्यूज आपके पास है 1। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी ये डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं, लोअर ट्राइंगुलर में भी और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी। ये फौरन से आप उसकी जो उसकी आइगन वैल्यूज है उनके बारे में बता सकते हैं। जी थ्योरम नंबर 7 है, sum of all eigen values of a matrix is equal to the trace of the matrix। इसी एग्जांपल को आप देख लें, अगर मैं आपको कहता हूं इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करें, तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस फाइंड आउट करने का क्या तरीकेकार होगा, इसकी डायगोनल की एंट्रीज को जमा कर दें, 2 - 5 + 1 आ जाएगा और ट्रेस आपके पास -2 निकल आएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी जो आइगन वैल्यूज है उनका सम निकालना चाहता हूं, तो λ1 + λ2 + λ3, तो ये भी आपके पास क्योंकि वही आइगन वैल्यूज है तो ये भी आपके पास -2 निकल आएगा। तो इससे हमने एक नतीजा अखज कर लिया, एक रिजल्ट बना लिया कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, मतलब जो उसके डायगोनल की अच्छा ये रिजल्ट ट्राइंगुलर के लिए नहीं है, डायगोनल के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उन तमाम के लिए होल्ड करेगा। ये तो मेरे सामने एग्जांपल ही ऐसी लिखी हुई थी, अदरवाइज अगर ये ट्राइंगुलर ना भी होती तो भी इसका जो ट्रेस होता वो इसके सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू λ1 + λ2 और प्लस λ3। ठीक है, तो ये इसका थ्योरम नंबर 7 का ये मतलब है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरह 8th थ्योरम आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इसमें अगर आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, λ1 को और λ2 को और λ3 को, 3 आइगन वैल्यूज है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने से 2 5 इज द 10 और ये -10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट भी यही निकल आएगा। इसको आप वेरीफाई कर लें,
बल्कि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट यही होता है कि डायगोनल की जो एंट्रीज है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा। तो इस सूरत में ये हमने वेरीफाई कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज। मतलब ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए। अगर आइगन वैल्यूज का सम लेंगे तो वो ट्रेस के इक्वल आ जाएगा, अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। थ्योरम नंबर 9 हमारे पास है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो इसकी जो सारी की सारी आइगन वैल्यूज होती है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, अगर वो सिंगुलर नहीं है मतलब इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, दूसरे लफ्जों में आप उसको इनवर्टिबल कहेंगे। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब थ्योरम को आप इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। और थ्योरम नंबर 10 की स्टेटमेंट है कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। और अब उसमें डायरेक्ट इसकी एग्जांपल्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर मैं डायगोनल में एंट्री ले लेता हूं जीरो और ये ट्राइंगुलर ही ले लेते हैं हम ताकि कंप्यूटेशन में आसानी पैदा हो। अच्छा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, अब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है 0, 5 और 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो निकल आएगा। डिटर्मिनेंट जीरो क्यों निकलेगा? क्योंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो डायगोनल में एंट्रीज होती है अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो सारी की सारी आइगन वैल्यूज होती है। अब आप देख लें इसके अंदर एक आइगन वैल्यू खुद ब खुद जीरो आ जाएगी। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर इसकी एग्जांपल दी है, बट ये थ्योरम जो है ये जनरल थ्योरम है, हर किस्म की मैट्रिक्स में ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसकी तीनों आइगन वैल्यूज में से कम एक तो लाजमी तौर पर आइगन वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। थ्योरम नंबर 11 है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। लैम्डा जो है वो आपके पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा की कोई भी पावर जो के है वो आइगन वैल्यू होगी ए रेज टू पावर के की। क्या मतलब है इसका? जैसे स्टार्ट में हमने मैट्रिक्स ए ली थी और उसकी आइगन वैल्यू हमने 2 और 3 निकाली थी। ठीक है, अब अगर आप उस मैट्रिक्स का क्यूब ले लेते हैं और मैं कहता हूं कि इसकी आइगन वैल्यूज मालूम करें। अब ए की आइगन वैल्यूज कौन कौन थी? 2 और 3 थी। तो अब आप ऐसा करें कि लैम्डा का क्यूब लें, लैम्डा का क्यूब 8 बन जाएगा। और इसी तरह सेकंड लैम्डा में अगर क्यूब लेंगे तो वो 27 बन जाएगा। लो जी, ये 8 इसकी आइगन वैल्यू है, 27 भी इसकी आइगन वैल्यू है। इसी तरह थ्योरम नंबर 7 है कि लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। मतलब जैसे इसी मिसाल को आप देख लें कि ए की जो आपके पास वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज है, वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 है और लैम्डा इज इक्वल टू 3 है। अब ए इनवर्स की मैं आपको कहता हूं कि आइगन वैल्यूज निकालो, तो एक आइगन वैल्यू बन जाएगी 1/2 और दूसरी आइगन वैल्यू बन जाएगी 1/3, उन आइगन वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स। जी, ये हम यहां तक हमारे पास ये कुछ आइगन वैल्यूज से रिलेटेड रिजल्ट्स थे। तो यहां तक हमारा आज